क्लियर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एग्जाम पर कलम से क्रांति और मैं रजत। आपका सेशन जो ये शॉर्ट वीडियो का था, तो उसमें जैसे कि आपके थंबनेल में ऑलरेडी क्लियर किया गया है कि ये बात करता है ई कॉमर्स वेबसाइट को लेकर। आप में से और हम में से या दुनिया में जो भी आप में जितने लोग आपको दिख रहे हैं, उन्होंने कभी ना कभी ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई ना कोई काम किया होगा। कोई ना काम करने का मतलब ये है, आप फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं, अमेजोन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी सारी कई सारी वेबसाइट्स हैं, मिंत्रा एंड ऑल, बहुत सारी वेबसाइट्स आपकी हैं जहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और आपको वो चीजें प्रोडक्ट आपके डिलीवर होते हैं। तो ई कॉमर्स तो आपको उसके वर्ड से ही समझ में आ गया होगा। एक तरीके से ये बात करता है डिजिटली तौर पर इंटरनेट का उपयोग करते हुए उत्पादों की बिक्री से, ठीक है, उनके ट्रांजेक्शन से। तो उसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब विवाद क्या है? तो विवाद दरअसल में ये है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपके जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने एक बयान जारी किया था और उस बयान में उन्होंने बोला था कि ये जो बड़े बड़े जाइंट्स कंपनियां हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, या फिर और भी आपकी कई सारी कंपनियां ईवे एंड ऑल हैं, तो ये कंपनियां कहीं ना कहीं एरोगेंसी दिखा रही हैं। मतलब कि इनका क्या है कि लो कॉस्ट में ज्यादा अच्छी चीजें सप्लाई कर सकती हैं। तो ये इस वजह से, और साथ ही साथ में क्या है, जो भारतीय कानून है उसका उल्लंघन कर रही है। साथ ही साथ में भारत सरकार के ऊपर भी अभी कोविड की वजह से भी एक दबाव जो क्रिएट हो रहा है। हालांकि ये दबाव बहुत सालों से था, लगभग आप अगर इसकी बात करें तो 1 से 1.5 साल पहले से ही आपके जो छोटे मझोले जो उद्योग वाले थे, आपके जो जो मझोले आपके रिटेल कारोबारी वगैरह हैं, वो दबाव इस बात को लेकर बना रहे थे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये फेयर ट्रेड नहीं कर रही है। फेयर ट्रेड करने का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा छूट दे देती है, भारी छूट दे रही है। अब आपको ऑनलाइन चीजें वहीं सस्ती अगर मिलेंगी तो आप क्या करेंगे? आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। अब ये सब जो केओस आपका शुरू हुआ है, उस केओस को लेकर हम इसको लेकर चर्चा को लेकर बात करेंगे। तो आपको डिस्प्यूट समझ में आ गया। डिस्प्यूट एक नहीं बल्कि दो हैं। पहला डिस्प्यूट जो बात करता है फेयर ट्रेड वगैरह इन सब चीजों को लेकर। साथ ही साथ में उसी डिस्प्यूट में एक चीज जो नई ऐड हो रही है, वो आपकी है कि आपका जो आपका कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स है, जिसको कैट के नाम से आप जानते हैं, उन समूह के सदस्यों ने भी भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा है और बोला है कि एफडीआई के संदर्भ में अगला नोट आप जो है पेश करें। जैसे कि अभी एफडीआई के रूल्स आपके अलग हैं, इनको लेकर अभी हम जस्ट इसको लेकर बात करेंगे। ठीक, तो न्यूज वगैरह में आपका बना रहा था कि पीयूष गोयल एरोगेंट यूएस ई कॉमर्स जाइंट्स फ्लोट इंडियन लॉज, ठीक है, ये आपके इंडियन एक्सप्रेस में वगैरह में दिया गया था। साथ ही साथ में यूएस ई कॉमर्स जाइंट एक्यूज्ड ऑफ एरोगेंस इन इंडिया, ये यूएस के ही एक न्यूज़पेपर है आपका इलियोनिस टाइम्स, वहां पर इस न्यूज को दिया गया था। मतलब कि इस कंसर्न को लेकर काफी सारा हल्ला गुल्ला आपका मचा हुआ है, और सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के अलावा भी, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं बेसिकली तो आपका यूएस की, कनाडा की ही कंपनियां हैं। पूरी दुनिया में आपको जो कंपनियां दिख रही हैं खास करके आपके ई ट्रेडिंग को लेकर, उसमें कंपनियां बहुत कम ऐसी हैं कि आपकी देशिज कंपनियां हो। फ्लिपकार्ट देशिज कंपनी हुआ करती थी, लेकिन उसमें स्टेक धीरे 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 करके क्या है, विदेशी कंपनियों का इन्वॉल्व होने लगा। अब ये जो आपका कॉमर्स है, ये जो ई कॉमर्स है, वो दरअसल में आपके इनफॉर्मेशन में रहता है। और वो फॉर्मेशन आपका क्या है? जैसे पहला आपका है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब क्या है? आपने कोई ऑर्डर वगैरह किया, ठीक है, मतलब अमेजोन वगैरह जो है वो बिजनेस टू कंज्यूमर करते हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और आप उपभोक्ता के तौर पर आपको सामान उपलब्ध कराया जाता है, आप उसकी कीमत चुकाने के बाद में। दूसरा है बिजनेस टू बिजनेस। उसमें आप eSteel.com जैसी साइट्स को, या फिर वो साइट्स जैसे इंडिया मार्ट वगैरह जैसी साइट्स हैं, हालांकि उसमें कंज्यूमर्स भी है, लेकिन बेसिकली क्या है कि वहां पर आपको बड़े स्तर पर व्यापारी, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से जो है संबंध स्थापित करता है, सामानों की खरीदारी करता है। जैसे कि आप हैं, आप धान के व्यापारी हैं, ठीक है, आपके पास में धान मिल वगैरह है। तो वहीं अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके पास में किराना स्टोर वगैरह और उसके यहाँ पर डेली चावल की खपत है कि भाई हमको जो है 10 या 12 क्विंटल वो चावल महीने पर बेच देता है, तो वो क्या करेगा? वो धान मिल से खरीदेगा। अब वहीं उसको एक ऐसी वेबसाइट अवेलेबल करा दी जाए जहां पर उसको लिस्टेड मिल जाए सारे आपके राइस मिल वाले लोग, तो वहां से वो अपनी कीमत के अनुसार में, अपने समझौते के अनुसार में उन चीजों की खरीदारी करेगा। ठीक, तो ये बिजनेस टू, मतलब एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के बीच को लेकर, मॉडल को लेकर बात है। तीसरा है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर जैसे प्लेटफॉर्म आपने बेसिकली अब तक देखे थे, तो आप जैसे OLX को भी इसमें काउंट कर सकते हैं कि भाई इसमें कंज्यूमर सिस्टम चल रहा है, क्योंकि उसमें क्या है कि लोग अपनी पुरानी वस्तुओं को आपके ऑक्शन के फॉर्मेट में रखते हैं। उसके अलावा ईवे जैसी वेबसाइट्स भी दरअसल में इस तरह का काम करती हैं, जिनमें क्या है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी वस्तुओं को, जिनको उनको बेचना है, उनको ऑनलाइन आपकी साइट्स पर अवेलेबल कराएंगे, और जैसी आपके नेगोशिएशन की कीमत रहे आप उस आधार पर उन चीजों को खरीद सकते हैं। अगला है आपका पीयर टू पीयर। अब ये दरअसल में जो पीयर टू पीयर दरअसल बात करता है, ये म्यूजिक एंड ऑल को लेकर बात करता है। इसको लेकर बहुत कम आप लोगों को पता होगा और इसको लेकर चर्चाएं भी उतनी ज्यादा नहीं रही होंगी। वहीं लास्ट आपका है जिसको आप एम कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स बोलते हैं। ये दरअसल में बात करता है
कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जो भी आपके होते हैं उन ट्रांजैक्शन को आप जो डिजिटल डिवाइसेस के माध्यम से करते हैं तो उसको एम कॉमर्स के फॉर्मेट में जाना जाता है। अब बात करते हैं आपके ई कॉमर्स को लेकर भारत में क्या संभावना है या भारत में क्या है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि ई कॉमर्स के बेसिकली दो मॉडल हैं हमेशा। वो दो मॉडल क्या है, पहला मॉडल है इन्वेंटरी मॉडल और दूसरा है आपका मार्केट प्लेस मॉडल। तो एफडीआई की जो अनुमति है, एक चीज स्पष्ट रखेंगे क्यों, क्योंकि जब से रिटेल वाले जो आपके जितने भी ये छोटे मझोले उद्योग वाले जो लोग हैं, जो छोटे विक्रेता व्यापारी हैं, वो ऑनलाइन कंपनियों के फेवर में नहीं है, वो उनके अगेंस्ट हैं। तो वो अगेंस्ट में जो है उसके साथ में कई सारी भ्रामक चीजें भी हैं जो आपके व्हाट्सएप एंड ऑल सब पर चलती है कि भाई 100% एफडीआई कर दिया, छोटे उद्योगपति खत्म हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है, एफडीआई की अनुमति दी गई थी, 18 में चेंजेस हुए थे और नई एफडीआई नोट अभी तक आया नहीं है। और नए एफडीआई नोट को लेकर सरकार ने अपनी चिंता स्पष्ट कर दी है कि वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को लेकर भी बात करेंगे, साथ ही साथ में एक छोटे जो आपके जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी भी देखभाल की जाएगी, मतलब कि घरेलू जो उद्योग है उसको भी संरक्षित किया जाएगा। अब ये जो दो मॉडल है वो दो मॉडल है क्या, पहला मॉडल है आपका मार्केट प्लेस मॉडल ई कॉमर्स का। अब ये जो ई कॉमर्स का मार्केट प्लेस मॉडल है उसमें दरअसल में आप काउंट कर सकते हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट वगैरह है, तो उसमें जो चीजें आपको मिलती हैं वो चीजें आपने देखा होगा कि कई सारी अलग अलग कंपनियां हैं, उन कंपनियों को और कई सारे अलग अलग आपके छोटे छोटे उद्योगपति जो आपके विक्रेता हैं वो उनके पास में लिस्टेड है, उनके माध्यम से चीजों को बेचा जाता है। वहीं दूसरा जो मॉडल है वो है इन्वेंट्री मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल में 100% एफडीआई नहीं है और यही इन्वेंट्री मॉडल को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है। इन्वेंट्री मॉडल दरअसल में बात करता है जैसे कि आपकी कोई कंपनी है, मान लेते हैं XYZ ई कॉमर्स के नाम से। अब इन्वेंट्री मॉडल अगर लागू हुआ तो उसमें क्या होगा कि XYZ ई कॉमर्स अपनी ही बनाई हुई चीजों को जो बेचेगी वेबसाइट पर, ठीक है। तो वो आपका इन्वेंट्री मॉडल है, वहां पर एफडीआई का सिस्टम नहीं है। जैसे आप रेड टेपी की वेबसाइट पर जाते हैं और आप वहां से जाके रेड टेपी के ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, रेड टेपी की वेबसाइट पर आपको अदर प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। तो ये इन्वेंट्री मॉडल है। तो इन्वेंट्री मॉडल को लेकर बात नहीं की गई है, मार्केट प्लेस मॉडल को जो है आपकी अभी 100% एफडीआई के उसमें रखा गया है, बट उसमें भी कुछ आपकी लिमिटेशंस लगाई गई हैं। और वो लिमिटेशन क्या है, वो लिमिटेशन है आपकी बिजनेस टू बिजनेस, मतलब के व्यापारी से एक व्यापारी को लेकर, ना कि बिजनेस टू कंज्यूमर, क्योंकि ऐसे में उपभोक्ताओं के संरक्षण के हितों को लेकर भी दबाव बना रहता है। साथ ही साथ में अगर बिजनेस टू कंज्यूमर फॉर्मेट में ऐसे मॉडल को लागू कर दिया जाएगा 100% एफडीआई को, तो कंपनियां बहुत कम कीमत पर सामान उपलब्ध कराएंगी। ऐसे में जो छोटा रिटेल जो सेक्टर है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। जैसा कि आपको गौरतलब पता है कि अभी फिलहाल में 25 से 30 खरब डॉलर का आपका ये ऑनलाइन का मार्केट है, जो कि भविष्य में 10 सालों में बढ़ जाएगा 200 खरब डॉलर तक। अब इतने बड़े मार्केट में जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के लोग उतरने वाले हैं, बड़े बड़े जाइंट आपके मार्केट उतरने वाले हैं। तो ऐसे में आपका जो लोकल किराना स्टोर वाले हैं, लोकल जनरल स्टोर वाले हैं, जो दुकान है, उनके भी हितों का संरक्षण हो सके। क्योंकि कोविड में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई हुआ है तो वो आपका घरेलू जो बाजार है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, ना कि ऑनलाइन। ऑनलाइन सर्विसेज तो लगभग चालू रही, उनमें रिस्ट्रिक्शंस रहे, बट फिर भी वो चालू रही हैं, ठीक। अगला आपका इसमें क्या है कि ई कॉमर्स रिटेल के माध्यम से भारत में अपने निर्मित उत्पादों को ही बेचने की अनुमति होगी। मतलब कि 100% एफडीआई में भी ये क्लियर कर दिया गया कि भारत में अपने निर्मित उत्पाद, मतलब इंडिया में उनका बना होना जरूरी। तो ऐसे में क्या है कि वो सेक्टर भी कहीं ना कहीं आपकी जीडीपी को लेकर, कहीं ना कहीं आपकी जॉब जनरेशन को लेकर काम करेगा। वहीं अगर ये परमिशंस ना होती तो ऐसे में तो बहुत सारी सस्ती चीजें आपकी चाइना में बनती हैं, यूएस में बनती हैं, ठीक है। लास्ट है आपका कि एक भारतीय निर्माता को ई कॉमर्स के माध्यम से अपने एकल ब्रांड को उत्पादों को बेचने की अनुमति है। अब ये भारतीय निर्माताओं को लेकर ये राहत दी गई है। ये राहत इसलिए भी कामयाब है कि ऐसे में भाई बहुत सारे छोटे आपके हैं, जैसे कि अगर आप देखें एडिडास या रीबॉक का आपने नाम सुना, बट बहुत कम लोगों ने ऐसा होगा लेंसर का नाम सुना होगा, जो शूज बनाती है, इंडिया की कंपनी है। अब ऐसे इंडियन कंपनीज को अगर अपने एकल ब्रांड को बेचने की इस तरह से अनुमति रहेगी, इन्वेस्टमेंट भी रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो ग्लोबल कंपटीशन में कहीं ना कहीं अपनी एक पहुंच बना पाएंगे, ठीक। तो बेसिकली क्या था, एफडीआई को लेकर भी जो आपका सीआईटी है उसको लेकर भी बना हुआ था। दो आपकी इंफॉर्मेशन इसमें इन्वॉल्व हो गई। पहला तो ये एफडीआई को लेकर चीजें क्लियर हो, साथ ही साथ में जो आरोप लगाया गया है कंपनियों पर, और वो आरोप लगाने की जो जड़ है वो बेसिकली क्या है कि जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं रूल्स को फॉलो अप नहीं कर रही हैं। अब एक चीज और आप इसमें जान लीजिए, जैसे आप में से कई लोगों के मन में सवाल होगा इसको लेकर कि ये जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं दरअसल में, तो वो ई कॉमर्स कंपनियां किस लॉ के अंतर्गत काम कर रही हैं। तो बेसिकली क्या है, कोई भी ई कॉमर्स एंटिटी वगैरह जो भी आपकी होगी वो बेसिकली आपके 1956 जो कंपनी एक्ट है, या फिर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, या फिर फेमा के अंतर्गत जहां पर कोई विदेशी उसका ऑनर है, ठीक। तो इन सब नियमों के अंतर्गत इन कंपनियों की स्थापना की जाती है। साथ ही साथ में अब जबकि ये आपके आईटी सेक्टर की बात है,
ठीक है, ये आईटी का इन्वॉल्वेशन है। तो आईटी अगर इन्वॉल्व होगा तो जाहिर सी बात है आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत इनमें डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को लेकर की चीजें क्लियर की जाएंगी। ठीक, तो दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ई कॉमर्स को लेकर सीसीआई का ये क्या बात है। तो दरअसल में सीसीआई को लेकर ही विवाद जो हुआ था वो यही हुआ था कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है बेसिकली वो हमेशा बात करता है फेयर ट्रेड को लेकर, साथ ही साथ में मोनोपोली को कम करने को लेकर, और साथ ही साथ में जो घरेलू आपका बाजार है उसका कहीं ना कहीं संरक्षण बना है। उस संरक्षण को बनाए रखने के लिए सीसीआई को आपके लाया गया था। ठीक, इससे पहले आप, हालांकि आपका क्या होता था, इससे पहले आपका एमआरटीपी एक्ट हुआ करता था 1969। आप में से जिस किसी ने भी इकोनॉमिक्स वगैरह की क्लासेस ली होंगी चैनल पर, उसमें आपने इन चीजों को पढ़ा होगा और बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ा होगा। अभी हम बात करेंगे बेसिकली सरकार के सामने इन समस्याओं को लेकर। तो सीसीआई इनके अगेंस्ट में प्रॉपरली एक जो जांच है उस जांच को कंटिन्यू किया जाएगा, जिससे कि देखा जाए कि क्या ये फेयर ट्रेड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा बड़ी बड़ी सेल शुरू कर दी जाती हैं और सेलों के अंतर्गत क्या है, बहुत कम पैसे में कम दामों में चीजों को उपलब्ध कराए, ऐसे में तो छोटा व्यापारी मर जाएगा। ठीक, तो अगर रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं किया जाएगा तो इन कंपनियों के ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगे, बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दरअसल में इनको भारतीय नियमों के अनुसार चलना होगा, क्योंकि सरकार के सामने ये तीन चुनौतियां बनी हुई हैं। पहली चुनौती है मझोले व्यापारी जो कि कोविड के इस दौरान में खत्म हो गए या फिर इन कहीं ना कहीं नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा, रिटेल अर्थव्यवस्था, क्योंकि मझोले व्यापारी जिस अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं वो रिटेल इकोनॉमी, और रिटेल इकोनॉमी में जुड़े हुए कई सारे आपके लोग हैं जिनके लिए इनके रोजगार को लेकर और साथ ही साथ में इनको लेकर हुई समस्या है। एंड द थर्ड आपका लास्ट है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, क्योंकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अगर बनी रहेगी तो आप घरेलू उद्योगपति या घरेलू उद्योग को क्या है, आप संरक्षित कर पाएंगे। तो ये आज का आपका विषय था। इसी तरह के अन्य विषयों से जुड़ने के लिए आप आईएएस पीसीएस बाय एग्जाम पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको रेगुलरली इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आज के 12 बजे का आपके सेशन में ये रहा। गुड नाइट। एंड आपका नेक्स्ट डे से सेशन आपके निशांत सर हैं, वो आपके लेंगे आईआर से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स रहेंगे, जो भी चीजें आपकी पूछी जाती हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हमेशा प्रीलिम्स वगैरह में, मेंस वगैरह पूछे जाते हैं और इनके लिए आपको अवेयर होना भी जरूरी है। ठीक है, देन आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।